This is third lecture of the chapter State of Matter for class 11 Chemistry. ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो दे दिए। दोनों वीडियो से ज़्यादातर स्टूडेंट का कन्फ्यूजन हो रहा है ग्राफ में। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से ऑब्जर्व किया स्टूडेंट में कि मैथमेटिकल जहाँ पे एनालिसिस होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, और जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे रुक जाते हो आप लोग, उसको कोशिश नहीं करते हो। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 7 में 8 में 9 में इसे भी मैथमेटिक्स ऑलरेडी सीखा है, लेकिन आपको उसे एप्लीकेशन नहीं आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने किया था लेकिन उसके यूजेस नहीं मालूम है। ठीक है, जैसे टॉपर स्टूडेंट को मैंने देखा ये ग्राफ में प्रॉब्लम है। अभी देखो 1/v P वर्सेस 1/v का ग्राफ बनाया तो ऐसा ग्राफ है जहाँ पे आपका पार्टिकुलर ग्राफ के लिए T क्या है, कांस्टेंट है। T कांस्टेंट है। अभी ये ग्राफ ऐसा क्यों हुआ? अगर P वर्सेस V ग्राफ अगर बनाया तो ऐसा ग्राफ क्यों है? हाँ, इसको ऐसा क्यों गया 1/v करने से? ये सब छोटा से इसको जनरली मैंने देखा है, समझ में नहीं आता। अभी देखो यहाँ पे आप खुद देखो, मान लो कि ये जो टर्म्स है 1/v जो टर्म्स है वॉल्यूम, ये 1/v टर्म्स अगर बढ़ता है, 1/v टर्म्स अगर बढ़ता है तो v क्या होगा? अगर ये टर्म्स अगर इंक्रीज होता है, 1/v अगर टर्म्स अगर इंक्रीज होता है तो v क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है ना, इनवर्स है ना। v अगर बढ़ने से 1/v घट जाएगा, और v घटने से, डिक्रीज होने से 1/v क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो 1/v अगर बढ़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसीलिए ये ग्राफ ऐसा आ रहा है। और इस केस में हम लोग डायरेक्टली P वर्सेस वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन यहाँ पे 1/v बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 1/v बढ़ने से v डिक्रीज हो रहा है। v डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड ग्राफ में जो भी स्लोप है, स्लोप थीटा, वो थीटा एक्चुअली क्या है? nRT, जिसको हम लोग k भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे तो n और r को तब चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर बढ़ने से थीटा क्या होगा? ज्यादा होगा। उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन पार्टिकुलर ग्राफ के लिए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मैंने बॉल्स लॉ का पूरा डिटेल सब्जेक्ट पढ़ा दिया। अगर आप अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, फिर से देखो, धीरे धीरे छोटा छोटा पॉइंट को ठीक करो। चार्ल्स लॉ, सो मेनली गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर में डिपेंड होता है। आइडियल गैस का वॉल्यूम, रियल गैस का नहीं। आइडियल गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, प्रेशर पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड होता है। तो बॉयल्स लॉ में हम लोग मेनली वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखा है। तब टेम्परेचर और मोल्स को कांस्टेंट रखा था। अभी वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देखेंगे तब हम लोग मोल्स एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। इसका मतलब है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। According to Charles, volume of gas directly proportional to temperature when pressure and moles constant. ये दोनों अगर हम कांस्टेंट रखने से गैस को हीट करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। गैस क्या होगा? एक्सपांड होगा, मोलिक्यूल दूर दूर जाएगा। ओके, तो V इज इक्वल टू क्या होगा? KT, K कांस्टेंट है, सो V/T इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट K। सो वी कैन राइट V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट था। यहाँ पे V/T इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। अभी देखो ये जो कांस्टेंट है, बेसिकली कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। अभी के लिए फॉर्मूला याद ही रखो। अभी आप खुद देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं? वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं? nRT बाय आपका क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ सॉरी V इज इक्वल टू nR/P इंटू T।
तो ऑब्वियसली बात है V इज इक्वल टू के टी है, तो यहाँ पे K जो है K डेट इज इक्वल टू NR बाय P इज इक्वल टू क्या होगा थीटा, स्लोप where graph is start from 0। अब आप खुद देखो प्रेशर बढ़ने से ना थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कम हो जाएगा, यानी स्लोप कम हो जाएगा। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने से क्या होगा, T वर्सेस V, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ऐसा लाइन आएगा, ऐसा लाइन। तो अभी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अभी मोल्स भी आप कर सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख के ऐसा कर सकते हैं। V वर्सेस T ग्राफ में ये N1, ये N2, ये क्या है N3। अभी खुद देखो आप, इसमें स्लोप किसमें ज्यादा है, P1 में स्लोप ज्यादा है, P1 में स्लोप ज्यादा है, तो प्रेशर सबसे क्या होगा, कम होगा। स्लोप कब ज्यादा होगा, जब प्रेशर डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे इन केस में स्लोप वेरी इंपॉर्टेंट है, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो प्रेशर स्लोप किस में ज्यादा है, ये वाला ग्राफ में ज्यादा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे P2 सबसे ज्यादा होगा, P1 फिर P2 फिर P1। समझ में आ रहा है। ऐसा ग्राफ देकर आपको पूछेगा प्रेशर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जिसमें स्लोप ज्यादा है और प्रेशर कम है। फिर इस ग्राफ में देखो आप, इस ग्राफ में ना मैंने क्या बताया था, V इज इक्वल टू NR बाय P इंटू टी। ये टर्म्स कांस्टेंट होना है पार्टिकुलर ग्राफ के लिए, लेकिन जिस ग्राफ का n ज्यादा है उसमें स्लोप भी ज्यादा है, तो इस केस में आपका N1 क्या होगा, ग्रेटर, N2 ग्रेटर, N3। सबसे ज्यादा N1 है, सबसे छोटा कौन है, N3। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स लॉ में ना मेनली लॉग V वर्सेस लॉग T का ग्राफ बनाना है। अभी देखो हम लोग पता है पहले V बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। लॉग V बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, लॉग के। एक फॉर्मूला और देता हूं, लॉग A बाई बी इज इक्वल टू होता है log A माइनस log B। So here we will get log V minus log T is equal to log K. So log V is equal to log T plus log K. तो इस केस में y is equal to x plus c, m का वैल्यू क्या है 1 है ना, m का वैल्यू 1 है, स्लोप 1 है, थीटा 1 मतलब क्या होगा 45 डिग्री, मीन्स आपका स्टार्टिंग से यहां से शुरू होगा ग्राफ। इट मीन्स log k का वैल्यू इतना है, क्या हो गया आपका log t, दिस इज log v। सो c का वैल्यू log k है, तो c का वैल्यू थोड़ा होगा ना स्टार्टिंग में, ये होगा ग्राफ, और यहाँ पे जो भी थीटा होगा दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब इस ग्राफ का, ये ग्राफ का स्लोप कितना है, स्लोप 45 डिग्री है। m का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 10, 45 का कितना होता है 1 होता है, एक्चुअली थीटा और टेन थीटा यहाँ पे सेम। तो टिल नाउ हम लोग बॉयल्स लॉ में सीखा है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, इसको p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v भी लिख सकते हैं। चार्ल्स लॉ में सीखा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इस केस में आपका t और n कांस्टेंट है, इस केस में p और n कांस्टेंट है। मैंने यहाँ तक आपको जो भी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछेगा ग्राफिकल ग्राफ से पूछेगा, ठीक है। अभी आपको और एक रिलेशन, कोई नाम नहीं है, पी टी लॉ देखना है, p वर्सेस t। तो एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इन केस वॉल्यूम और मोल्स क्या होना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब गैस को हम लोग हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
तो कोलिजन ज़्यादा होगा तो वॉल में प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है, मोलिकुल्स का पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ना, और एनर्जी बढ़ने से आपका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन दिस केस P इज इक्वल टू क्या होगा, के टी। सो P बाई टी इज इक्वल टू क्या होगा, के, इज इट? सो वी कैन राइट P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to K constant. So ग्राफ अगर प्लॉट करने से, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ग्राफ प्लॉट करने से क्या होगा, P is equal to आपका KT है। तो अगर मैं कंपेयर कर दे इस इक्वेशन से, PV is equal to nRT, so in this case आपका क्या होगा, K का जगह क्या होगा, nR by V into T, ये कांस्टेंट है। सो अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा। तो स्ट्रेट लाइन आएगा, मैं दो ग्राफ प्लॉट करता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम में V1, यहाँ पे वॉल्यूम में V2। सो इस ग्राफ में वॉल्यूम V1 V2 में कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? देखो आप, ये तो स्लोप है, तो ये तो स्लोप है, ग्रेडियंट है, तो यानी थीटा है, तो ये ग्राफ के लिए थीटा ज्यादा है। तो देखो जहां पे ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम नीचे है, वॉल्यूम कम होना पड़ेगा। इसका मतलब है इस ग्राफ में V1 लेस देन क्या होगा, V2। समझ में आ रहा है ना? ये अगर समझ गया ना, बहुत इजी है, और क्वेश्चन देखने से आप सोल्व कर सकते हो। 2 सेकेंड 3 सेकेंड में आप टिक लगा सकते हो ऑप्शन में। सो इस केस में भी आपका क्या होगा, लॉग P वर्सेस लॉग T। सो ध्यान से देखो, ऑलरेडी हम लोग सीखा है कि P बाय T इज इक्वल टू K। सो डायरेक्ट लिखता हूं, अभी समझ जाओगे, log P माइनस log T, log दोनों साइड में log ले लिया, इज इक्वल टू क्या होगा, log K। सो log P इज इक्वल टू log T प्लस log K। सेम टाइप का ग्राफ आएगा, ये हो गया log T, दिस इज log P, थोड़ा सा स्टार्टिंग वैल्यू होगा, दैट इज log K। इससे भी आपका स्लोप कितना होगा, 45 डिग्री। सो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स जानने के लिए मेनली आपको मैथ का पूरा कोऑर्डिनेशन चाहिए। जो भी आप मेडिकल पढ़ना चाहता है, अगर सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स नेग्लेक्ट करना है तो नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स में भी स्ट्रांग होने के लिए आपको मैथ स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। ऐसे भी लाइफ को समझने के लिए भी मैथमेटिक्स जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम, दैट इज चार्ल्स लॉ, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, कोई लॉ नहीं है लेकिन रिलेशन पर जानना है, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ए सिलेंडर कैन बियर ए मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 एटमॉस्फेयर। It contains gas at 10 atmosphere when temperature is 27 degrees Celsius. If fire breaks out, at what temperature cylinder will burst? अभी देखो आप, मतलब अभी तो प्रेशर है आपका 10 एटमॉस्फेयर, 10 atm, ठीक है, और टेम्परेचर है आपका 27 है तो 300 केल्विन। तो रूल एक मालूम है आपका, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस व्हाट, डिग्री। 273 प्लस डिग्री में कितना दिया हुआ है, 27, इट मीन्स 300 केल्विन, और केल्विन इज द एसआई यूनिट। अभी देखो प्रेशर मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम P2 कितना है, 15 एटमॉस्फेयर। 15 एटमॉस्फेयर से हल्का ज्यादा होने से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। इसका मतलब सिलेंडर का जो यहाँ पे, हाँ थोड़ा बहुत समझ लो काम आएगा, सिलेंडर का जो वाल्व है
वो कितना प्रेशर तक सस्टेन कर सकते हैं, 15 एटमॉस्फेयर। गैस का प्रेशर अगर थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाएगा, सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोग सीखा है अभी पीटी रूल से, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन से, कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, सो टेम्परेचर कितना होगा जो प्रेशर इतना एटमॉस्फेयर होगा, टेम्परेचर यहाँ पे T2 निकालना है। सो वी नो दैट P1/T1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2/T2। सो हियर P1 is 10, this is 300, P2 is 15, we have to calculate T2। सो कितना हो जाएगा, 0 कट जाएगा, इट मीन्स T2 इज इक्वल टू 450 केल्विन। कभी कभी डिग्री में दिया रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसमें वेराइटी टाइप का न्यूमेरिकल होगा, ट्राई करो, टाइम दो, सोल्व करो, तब धीरे धीरे आइडिया आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा। नेक्स्ट इज एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा, एवोगाड्रोस। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, जो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होने से मॉलिक्यूल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब है दो कंटेनर है, देखो दो कंटेनर है, यहाँ पे प्रेशर सेम है, प्रेशर टेम्परेचर पीटी है, यहाँ पे भी प्रेशर टेम्परेचर पीटी है। सो यहाँ पे अगर आप 16 ग्राम ऑक्सीजन है O2, यहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन है एटम में, 16 ग्राम O2, यहाँ पे 1 ग्राम H2 है। तो दोनों में मोलिक्यूल का नंबर क्या होगा, सेम आएगा। ध्यान से देखिए, मोलिक्यूल बढ़ने से वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या कांस्टेंट है, दोनों में प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो आपका पार्टिकल्स का नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में वी कैन राइट V इज इक्वल टू Kn। सो K यहाँ पे क्या होगा, देखो तो PV इज इक्वल टू क्या था, nRT था। सो V इज इक्वल टू क्या होगा आपका, RT बाय P इंटू क्या होगा N। तो ये है आपका यहाँ पे K का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे K का वैल्यू। सो आप लिख सकते हो V बाय N इज इक्वल टू क्या होगा, K। सो V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2, ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं N वर्सेस B, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे अगर आपको दिया है P1 ये P2, तो कौन ज्यादा होगा, P1 ज्यादा होगा ना P2 ज्यादा होगा, P नीचे है, स्लोप ज्यादा होने से P कम होगा। तो इन दिस केस P2 इज ग्रेटर देन व्हाट, P1। सेम टाइप का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। अगर इस टाइप का ग्राफ दिया है V वर्सेस N, अगर ऐसा दिया हुआ है, ये T1 है, ये T2 है। अभी अब देखो यहाँ पे जो K है टेम्परेचर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में स्लोप जिसमें ज्यादा होगा T1 भी ज्यादा होगा, तो T1 is greater than T2। So from Boyle's law we got that V proportional to P, P inversely proportional to P, where temperature and moles constant. This from Boyle's law. From Charles' law we got that V directly proportional to temperature. Here the constant parameter are pressure and moles. And from Avogadro law, volume directly proportional to number of moles, number of particles. So where pressure and temperature is constant. Assuming that, see here we just make a relation between volume and pressure. They are kept quiet, they are kept constant. And here Charles' law, volume is directly proportional to temperature. In that regards, pressure and moles are constant. And in Avogadro law, volume directly proportional to moles, where pressure and temperature are constant. But now, in real life,
जनरली 3 आर साइमल्टेनियसली वेरिएबल, मतलब तीनों को हम लोग कांस्टेंट नहीं रख सकते, मतलब किसी एक को कांस्टेंट रखना इट्स अप टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा, वॉल्यूम प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक क्या होगा, अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखना भी डिफिकल्ट है, टेम्परेचर भी डिफिकल्ट है, प्रेशर भी कांस्टेंट रखना डिफिकल्ट है, खाली हम लोग हाइपोथेटिकली मान सकते हैं कि हाँ ये कांस्टेंट रख के ये रिलेशन होगा, लेकिन रियल लाइफ में आपको क्या होगा, कोई एक चेंज होने से बाकी भी क्या होगा, चेंजेस आएगा। तो तीनों को जब चेंज होगा तब हम लोग एक न्यू फॉर्मूला व लॉ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, वेयर V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा कैपिटल R, एंड ऊपर में क्या है टेम्परेचर एंड मोल्स, नीचे क्या है प्रेशर। सो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको मिलेगा PV इज इक्वल टू nRT, and this is ideal gas equation. This is valid for ideal gas because now in real gas we have some extra terms, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। आइडियल गैस में एज्यूम करना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एंड मोलिक्यूल बहुत दूर दूर में है, एक दूसरे का बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। सो इस केस में तो ये P प्रेशर है, वॉल्यूम V है, एंड नंबर ऑफ मोल्स R हो गए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका ना फिजिक्स में अगर जब आप पढ़ोगे तो R का वैल्यू जनरली मानना है 8.314 जूल मोल इंटू केल्विन, मतलब ऐसा है, जूल ऊपर में होगा, नीचे होगा मोल इंटू केल्विन। जब भी फिजिक्स में कभी थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ने का टाइम में ना आपका R का वैल्यू जूल का रिस्पेक्ट में लेना है, जूल 8.314। और केमिस्ट्री में मेनली R को आपको मानना है मैक्सिमम केस में, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको डाटा दिया रहेगा एटमॉस्फेयर में, जूल में नहीं दिया रहेगा, तो दैट इज 0.0821 एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय एटमॉस्फेयर इनटू लीटर डिवाइड बाय मोल इनटू केल्विन। हाँ, एक्चुअली R का वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो। वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। सो R कितना होगा, R होगा आपका PV बाय NT। अब खुद देखो, इन केमिस्ट्री रिगार्ड्स प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे ATM होगा, ATM, एंड वॉल्यूम क्या होगा, लीटर में होगा, एंड N होगा मोल्स, इसका तो हमेशा सेम ही होगा, टेम्परेचर केल्विन। तो देखो आप एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनटू केल्विन, तो अब वैल्यू इतना आता है, वैल्यू को पुट करके देखना आपका इतना वैल्यू आएगा। एंड फिजिक्स में ना प्रेशर को एटमॉस्फेयर में नहीं मेजर किया जाता है, प्रेशर को मेजर किया जाता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड इसको मीटर क्यूब हम लोग लेंगे, बाकी दोनों सेम रहेगा, तब ऐसा आएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या होता है, जूल मतलब वर्क, ये जो वैल्यू आएगा ना आपका वर्क का बराबर आएगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस। F मतलब क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो कितना आएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लोग खुद ट्राई करना। आप क्या करोगे, एटमॉस्फेयर का जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लोगे, और ये आ जाएगा आपका मीटर क्यूब, एंड ये आ जाएगा, ये तो मोल में रहेगा, ये केल्विन में रहेगा, तो आपको इतना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू जूल डिवाइड बाय मोल इनटू केल्विन। और ऐसा भी ये बात फिर से डिस्कशन होगा व्हेन विल डिस्कस थर्मोडायनेमिक्स। तो फाइनली हम लोग आइडियल गैस को भी डिराइव कर दिया। आइडियल गैस में आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, PV इज इक्वल टू nRT। हाँ, इस केस में आपका सब टर्म सिंपल है, हम लोग आइडियल के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, सब रियल आएगा ना, रियल गैस काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा डिस्कशन करना, क्योंकि आप देखो
मैंने ऑलरेडी बताया कि आइडियल गैस का मतलब है गैस का बीच में कोई मोलिकुलर फोर्स नहीं है, ठीक है। तो उसको कंप्रेस करना एक लीनियर ग्राफ आएगा। मान लो कि गैस का आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसमें कंप्रेस करना काफी आसान होगा, लेकिन एक्सपांड करना फिर डिफिकल्ट होगा। तो जिस रेट में वॉल्यूम मतलब हीट कर रहे हैं हम लोग रियल गैस को, मतलब अंदर में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स है, तो अगर हीट कर रहे हैं तो उस अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करते वक्त वॉल्यूम जितना बढ़ना था उतना नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है जो चार्ल्स लॉ है V /T, ये आपका वैलिड नहीं होगा। थोड़ा होने से भी ग्राफ आपका तेरा बेरा होगा, मीन्स उस रेट में बढ़ेगा नहीं वॉल्यूम। तब डिस्कशन करना क्या है, डिफिकल्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए जो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ने के लिए प्रिपेयर होकर आया, उनको बाकी चीज में कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो मैं जितना पढ़ाऊंगा उस हिसाब से वो ग्रो करते जाएगा। मान लो मैं जितना पढ़ाया, अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो, किसी चीज में झमेला में फंसे हो, तो मैं जितना पढ़ाऊंगा उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होगा। सिमिलरली आइडियल गैस में क्या है, हम जितना हीट देंगे उतना उस हिसाब से आपको क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि अंदर में कोई एट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो रियल गैस में क्या होगा, आप जो हीट कर रहे हो ना, मॉलिक्यूल भगाने के लिए भी यूज हो रहा है, साथ में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स हुए उसको भी तो वो ओवरकम करना है। तो जिस रेट पे वॉल्यूम बढ़ना था उस रेट में वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, दीज आर ओनली वैलिड फॉर व्हाट, आइडियल गैस, नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। रियल गैस के लिए फिर हम लोग एक्स्ट्रा करके वॉल्यूम फॉर्मूला डेवलप करना है। ये जो आइडियल गैस है इक्वेशन है, ये तीनों फॉर्मूला को मिला के हम लोग डेवलप किया है। तो ये सब सिंपल है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कैलकुलेशन पार्ट को आप लोग जल्दी जल्दी ठीक करो। इस पार्ट का वजह से जहाँ तक स्टूडेंट का हालत खराब होता है। ओके फाइन।